बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे पीर से जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज़ खेली जा रही है और इब्तिदाई जो 2 टेस्ट मैच हैं उसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1959 के बाद जनाब ये दूसरा मौका है कि पाकिस्तान को मुसलसल 3 टेस्ट मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर आना चाहिए, इंग्लैंड का स्ट्रक्चर आना चाहिए, लेकिन क्यों हम अपने पड़ोसी मुल्क की जानिब नहीं देखते हैं कि जहां से 2012 के बाद से अब तक वो अपने होम ग्राउंड पे सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच हारे हैं और जो मुसलसल उन्होंने जो 15 सीरीज खेली हैं उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो अगर स्ट्रक्चर ही चेंज करना है तो हम अपने पड़ोसियों की जानिब क्यों नहीं देख पाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम को यहाँ पे 300 से ज़ायद रन का हदफ मिला था इस टेस्ट मैच को चेस करने के लिए और जीतने के लिए। गो के पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी यहाँ पे बारी खेली। पाकिस्तान एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि जब नवाज की और सऊद शकील के दरमियान 80 रन की पार्टनरशिप हुई कि पाकिस्तान शायद इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाए, लेकिन जो विल्सन का मुतनाज़ा फैसला पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच से दूर कर गया। और क्रिकेट की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 300 रन का से या 300 रन से जायद का जो हदफ है वो 61 टाइम्स यानी 61 बार टीमों को मिला है। इसमें 5 मरतबा जो है वो टीमें चेस 4 मरतबा टीमें जो है वो चेस करने में कामयाब हुई हैं और 61 मरतबा शिकस्त हुई है टीमों को इस 300 या 300 जायद रन के हदफ को चेस करने में और 44 मरतबा मैचेस जो है वो ड्रॉ पे खत्म हुए। इस टेस्ट मैच को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, साथ साथ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से भी बात करेंगे कि आज वहां भी पेशरफ्त हुई है। तो आज का जो हमारा शो है बकौल हमारे प्रोड्यूसर के कि आज का जो शो है हमारा A1 शो नहीं है, A2 शो भी नहीं है, A3 शो भी है, क्योंकि आज मेरे साथ यानी मैं हूं अली सलमान और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है आसिफ खान। आसिफ आपको यहाँ पे शो पे खुशामदीद देंगे और इसके अलावा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगी आलिया रशीद। तो ट्रिपल ए हमारा शो है, तो इस जो शो की रेटिंग है वो ट्रिपल ए जा रही है, जो अमूमन बैंकिंग सेक्टर में इस तरह की रेटिंग्स जाती हैं। बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। आईसीसी ने रावलपिंडी स्टेडियम के पिच को औसत से भी कम करार दे दिया। मुल्तान टेस्ट की शिकस्त पर बहुत मायूस हूँ, अब मेरा सारा फोकस कराची में आखिरी टेस्ट की तरफ है, सऊद शकील। इंग्लैंड का कप्तान तगड़ा है और फैसले दुरुस्त लेता है। कराची टेस्ट में सरफराज अहमद और शान मसूद को मौका मिलना चाहिए, साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। इंग्लैंड की टीम जो है वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है, कप्तान बहुत तगड़ा है, फैसले बहुत अच्छे। आखिरी टेस्ट मैच है, सरफराज अहमद, शान मसूद, उन प्लेयरों को चांस देना चाहिए। पाक न्यूजीलैंड सीरीज के शेड्यूल का ऐलान, सीरीज का आगाज 26 दिसंबर से कराची में होगा। शोएब मालिक ने T20 क्रिकेट में 12,000 रन मुकम्मल कर लिए। T20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश से शिकस्त पर भारतीय बोर्ड का अहम इजलास 21 दिसंबर को तलब। फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की जंग आज से शुरू। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटाइन और क्रोएशिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। सर सैयद यूनिवर्सिटी का क्रिकेट के फरोग के लिए बड़ा इक़दाम। सर सैयद यूनिवर्सिटी ने कौमी विमेन क्रिकेटर सैयदा रूप शाह को स्कॉलरशिप फराहम कर दी। सर सैयद यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट और ख़ास तौर पे चांसलर और वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे फुल स्कॉलरशिप पे एडमिशन दिया है। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने इसमें देखा इन टॉप स्टोरीज़ में कि आज जो है वो रावलपिंडी के हवाले से भी पेशरफ्त तो ये रावलपिंडी स्टेडियम के हवाले से एंडी पाइक्राफ्ट ने जो है वो इस स्टेडियम को डी मेरिट पॉइंट अवार्ड कर दिया है। तो अब मजमूई तौर पे 2 डी मेरिट पॉइंट हैं जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को अवार्ड हो गए। स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे जनाब इस हवाले से कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रावलपिंडी स्टेडियम के पिच को औसत से भी कम करार दे दिया और ICC की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें पिंडी टेस्ट में कई रिकॉर्ड बने। इस स्टेडियम के 2 डी मेरिट्स पॉइंट हो गए और डी मेरिट्स पॉइंट 5 बरस तक बरकरार रहेंगे। मजीद डी मेरिट पॉइंट्स पर पिंडी वेन्यू की मेज़बानी खतरे में पड़ सकती है और 12 माह के लिए फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की मेज़बानी से मुअत्तल किया जा सकता है अगर 5 डी मेरिट पॉइंट दिए जाएं। जो ICC के जिम्बाब्वे नजाद मैच रेफरी हैं एंडी पाइक्राफ्ट, उन्होंने ये एक डी मेरिट जो है वो पॉइंट अवार्ड किया है। इससे पहले हमने कई स्टेडियम देखे, एंटीगा में देखा, सर वीवन रिचर्ड स्टेडियम को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। फिरोज शाह कोटला पे एक अरसे तक उंगलियां उठती नहीं कि वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकी। तो अब खुदा न करे ऐसा ना हो कि पिंडी स्टेडियम को भी डी मेरिट पॉइंट अवार्ड करके जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से मुअत्तल कर दिया जाए। आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, सबसे पहले तो ये बताइए, फुटबॉल को आप काफ़ी कवर करते हैं और सिंध सुपर लीग हमने और आपने एक साथ ही की थी कवर, फिर आप लियारी में जिस तरह जाके आप काम करते हैं इसके लिए क्रेडिट गोज टू यू कि आप फुटबॉल के लिए बहुत काम करते हैं। आज पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है, अर्जेंटाइन वर्सेस क्रोएशिया। फाइनल से पहले फाइनल है, आपको लगता है?
नहीं, फाइनल से पहले, फाइनल तो नहीं है, अगर दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ देखें तो लियोनेल मेसी एक बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत अच्छा खेले हैं वो इस पूरे टूर्नामेंट में। तो क्रोएशिया की टीम होके अच्छा खेल कर आई है, यहाँ तक आई है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि अर्जेंटीना के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और लोग देखना भी अर्जेंटीना को ही चाहते हैं कि फाइनल में पहुँचे। और वहाँ से कौन पहुँचता है ये नहीं पता कि लेकिन अगर मैसी तो गोलकीपर भी है ना क्रोएशिया का। नहीं, गोलकीपर अच्छा है, लेकिन टीम एक होती है ना कि आप लियोनेल मेसी को आप आगे जाता देखना चाहते हैं। शायद उसका आखिरी वर्ल्ड कप भी हो, यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन वो एक स्टार ही बचा है, बाकी सारे बाहर हो गए, नेमार भी बाहर हो गया। स्टार की बात करेंगे जनाब, और एक और सुपर स्टार ने जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की मेगा स्टार हैं, सुपर स्टार है, पाकिस्तानी पहली फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कि जिन्होंने ग्राउंड पे जाके काम किया, फील्ड में जाके काम किया। हमारे लिए बड़ा ऑनर होता है कि जब भी हमारे शो का हिस्सा होती हैं। आलिया रशीद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी तारीफें करके मुझे शर्मिंदा मत क्या करें। नहीं, मैं आप डिजर्व करती हैं। और आसिफ खान हमारे साथ मौजूद है, मैं अली सलमान, आप आलिया रशीद। मैंने शो की इब्तिदा में कहा कि आज हमारा शो को जो है वो 3A के चांद लग गए, AAA की रेटिंग होनी चाहिए आज के शो की। माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि अरसे से आप क्रिकेट कवर कर रही हैं, रावलपिंडी स्टेडियम के पिच का कभी भी ये बिहेवियर नहीं रहा जो हमने देखा गुज़िश्ता 2 सीरीज में, जिसकी वजह से डीमेरिट पॉइंट्स भी इसको अवार्ड किए गए। क्या वजह समझती हैं कि क्या वहाँ की जो सॉइल मैकेनिक्स है वो तब्दील हो गई है, या हम पिच बना नहीं पा रहे हैं, ये जो इंस्ट्रक्शन इतने सारे लोग दे रहे हैं, टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, ये वाली कहानी है। हुआ क्या है रावलपिंडी स्टेडियम की पिच को? हाँ, मेरा ख्याल है कि रावलपिंडी की पिच जो है उसको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चेंज करने की कोशिश की गई, और जो कि वो उस तरह से हो नहीं सकी क्योंकि उसका वो नेचर उस तरह नहीं था। और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इसमें क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश ना होती तो फिर उसको ना छेड़ा जाता, वरना हमेशा से सबको पता है कि वो फास्ट बॉलर को हेल्प करती है वो पिच। समझ नहीं आती कि हम एक्चुअली किस बात से डर रहे हैं। देखिए, हम डरते और बहुत सारे ऐसे काम करते करते फिर भी सीरीज हार गए, तो ये इसकी कोई सेंस समझ में नहीं आई। ऊपर से आप एक डीमेरिट पॉइंट भी आपको मिल जाता है किसी की तरफ से। मगर अब जो ज्यादा मुझे मज़ाक़ खेज बात लग रही है अली, वो ये है कि अब वो क्यूरेटर पे बात डाली जा रही है। क्यूरेटर तो भाई मुलाजिम है ना पीसीबी का, वो तो जो कहेंगे आप वही कुछ बना देगा। तो ये कुछ अजीब सी बात थी जो हमने देखी कि पिंडी में हुई। मगर ये भी जरूर मानना पड़ेगा कि हम सब के बोलने के ऊपर उसके बाद मुल्तान में एक अच्छी पिच हमें देखने को मिली, क्योंकि देखिए रिजल्ट ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। ये आपका राइट है, आप होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, आपको जो चीज सूट करती है आप उसके मुताबिक करें, वेरी गुड, ठीक है। 20 विकेटें कहते हैं आप लेते हैं तो टेस्ट मैच जीते हैं। अब आपका बॉलर देखें, आपको विकेटें लेके दे दी, पॉइंट ये है कि आप फिर अगेन बैटिंग की वजह से हारे। तो जो मुझे प्रॉब्लम नजर आता है वो स्किल का फर्क नजर आता है। चाहे आपने देखा कि इंग्लैंड जैसी टीम जो है वो पिंडी में भी अपनी जो सलाहियत है बेसिकली अपनी स्किल की वजह से वो वहाँ भी मैच जीत गए और यहाँ पे भी मुल्तान में भी जीत गए। तो फायदा क्या हुआ सारे इस पिच पे ड्रामा करने का और खामखा के लिए अपने ऊपर भी क्रिटिसिज्म करवाया। ये मतलब एक तरफ हम कहते हैं फेयरलेस क्रिकेट खेलो और दूसरी तरफ जो है वो हम इस तरह के अपने आप को फेस सेविंग के लिए बहुत सारे एक्शन कर रहे होते हैं। तो ये मुनासिब बात नहीं थी जो हुई, लेकिन आई होप कि कराची की पिच तो वैसी ही होगी अब तीसरे टेस्ट के लिए, जैसे जो उसकी हमेशा से नेचर है, जहाँ पे बैटिंग को भी हेल्प मिलती है और बॉलर्स भी जो अच्छे बॉलर्स हैं वो वहाँ पे विकेट भी लेते हैं। तो आई होप अब दुआ ये करे कि ये वापस पलट के पाकिस्तान टीम आए जरूर इस तरह कि ये ना हो कि हम आसानी से तीसरा मैच भी उनको दे दें। ठीक है मैम, मुझे पता है कि आपकी बड़ी गुनगु मसरूफियात हैं, आपसे मजीद भी कुछ भी सवाल करना चाहूंगा, लेकिन आसिफ खान बड़ी देर से जो है मुंतज़िर है कि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। आसिफ, एंकर की रूह मुझे पता है के अंदर रख जाए, वो जाग रही है सवाल करने। नहीं, आलिया अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका फराहम किया। आपसे मैंने यही पूछना है कि पाकिस्तान को क्या शान मसूद को या सरफराज को, इनकी बहुत बात हो रही है, इनको मौका देना चाहिए तीसरे टेस्ट में? बिल्कुल आसिफ, शान मसूद को आपको खिलाना चाहिए तीसरे नंबर पे, और बाबर जो है उनको चौथे नंबर पे ही खेलना चाहिए जहां वो कंफर्टेबल भी हैं। और शान मसूद जो है वो ज़ाहिर है वन डाउन अगर वाइट बॉल में भी खेल रहे हैं तो यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे उनको आना चाहिए। मुझे उसके अलावा आसिफ आप लोग भी देख रहे हैं ये
नहीं समझ में आई कि आगा सलमान जो हैं वो इतना ज्यादा क्यों मुतासिर कर गए हैं मोहम्मद यूसुफ को या किसी और को। ठीक है, वो मैं ये नहीं कहती कि उनमें सलाहियत नहीं है, वो आए हैं, लाहौर कलंदर से भी उन्होंने बहुत खेला है, उनको डोमेस्टिक में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अगेन हम नजर आता है हमें कि वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं लगते, मेंटली भी साउंड नहीं लगते। अभी कल जो पाकिस्तान मैच एक्चुअली हारा है उसमें एक काफी रोल है उसमें आगा सलमान का, माजरत के साथ अगर आप मुझे कहने की इजाजत दें, क्योंकि देखिए उन्होंने वो अपने बॉलर्स में उनको आप एंड दे रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं, दोनों को उन्होंने किया। यानी कि एक तरफ वो इब्रार चले, वो 17 रन बना गए, उसके बाद फिर उन्होंने जाहिद को भी, वो भी आउट हो गए, अली को भी उन्होंने, मतलब उन्होंने उस तरह नहीं खेला जैसे कि एक प्रॉपर बैट्समैन को अपने टेल एंडर्स को मैम ये जो बात आपने की है ना, बहुत जबरदस्त टेक्निकल बात की है, क्योंकि यही बात जो है जब मैं मैच देख रहा था मैं भी यही सोच रहा था कि लंच के बाद जो पहली गेंद फेस की, उसके बाद दूसरी गेंद पे उन्होंने एक्सपोज कर दिया अबरार अहमद को। जरा ये डिटेल में मैं इस पे आपसे बात करूंगा, इस पर ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये जो आपने मुद्दे को छेड़ा है, जिस मौजू को आपने टच किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि बैट्समैन जो हैं वो खुद सामने आते हैं, बॉलर्स को बचाते हैं सामने आने से, लेकिन आगा सलमान की कुछ सेल्फिश अप्रोच नजर आई है। इस पर डिस्कशन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थी, और सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एनालिस्ट आसिफ खान साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट को टच किया था कि सेल्फिश अप्रोच जो हमें नजर आई है सलमान आगा की जानिब से, कि उन्होंने टेल एंडर को एक्सपोज किया। मैंने आपके सोशल मीडिया पर आपने ट्वीट भी देखे मैंने, कि आपने उसमें अप्रिशिएट भी किया अबरार को कि उन्होंने मुख्तसर लेकिन जरूरतमंदाना इनिंग खेली। लेकिन क्या पाकिस्तान इस मैच को लंबा नहीं कर सकता था अगर सलमान आगा खुद ज्यादा सामना करते? जी बिल्कुल, हम यही बात कर रहे थे पहले, क्योंकि मुझे वो शॉर्ट ऑफ प्लान नजर आए कि उनको पता नहीं कि टेल को कैसे खिलाना है, और क्या पीछे से मैनेजमेंट ने उनको ये नहीं बताया होगा कि उनको कैसे खेलना चाहिए, या इस वक्त सिचुएशन क्या है उसके मुताबिक उनको कैसे खेलना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जीता हुआ मैच हारा है, ये मतलब कोई सेंस नहीं थी। बड़ा अफसोस हुआ इस मैच के हारने का, क्योंकि उन्होंने पहले अबरार को एक्सपोज किया और उसके बाद फिर वो इब्रार जब आउट हुए तो उसके बाद उन्होंने बजाय इसके कि वो स्ट्राइक रोटेट करते और स्मार्टली खेलते, उन्होंने जो टेल है उसको एक्सपोज कर दिया पेसर्स के आगे, जाहिद और अली फिर उसके बाद आउट हो गए। तो ये समझ नहीं आती मुझे। तो आप लोग बैठे हैं, आप लोग इतनी क्रिकेट कवर करते हैं, ये इनसे पूछें कि ये कहते हैं कि जी ड्यूरिंग द सीजन तो ज़ाहिर है क्रिकेट चल रही है, तो यहाँ तो हम किसी को इम्प्रूव नहीं करा सकते, सिखा नहीं सकते, टेक्निकल जो मिस्टेक्स हैं उस पर भी काम नहीं कर सकते, ऑफ सीजन में होता है। तो अब ये ऐसा लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो सीजन बाय सीजन बस खेलते चले जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो जहां है वहीं का वहीं नजर आ रहा है, सवाए चांद एक लोगों को जिन्होंने इंडिविजुअली अपने ऊपर काम किया और वो फिर नजर भी आ रहे हैं। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और आप लोग भी प्लीज इस पर बात करें कि ये इतना लंबा चौड़ा लश्कर तो हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए रखा है, नेशनल हाई परफॉर्मिंग सेंटर पर रखा है, इतने लोग काम कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में, मगर जो इश्यूज हैं कि हमारे पास बॉलर अगर अनफिट हो गए हमारे पास तो बैकअप ही नहीं है, किधर गए हम लोग, किसको मैम ये जो आपने कहा है ना, मैं पूछना चाहती हूं, तो आपको तो चूंकि इतना आपके जेस्चर है कि आपका एक और है पर्सनालिटी का, आपने इतना काम किया है, आपको तो शायद क्रिकेट बोर्ड जवाब दे दे। उनके लिए तो शायद हम टम्बकटू से आए हुए हैं या कहीं घाना से आए हुए हैं या कहीं और से आए हुए हैं, हमें तो शायद वो कोई जवाब देने की जहमत ना करे। आसिफ ये जो भी आलिया रशीद साहब बात कर रही हैं अप्रोच की, आपने राशिद लतीफ़ को आप बहुत कवर करते हैं, आप बहुत ज़्यादा आपने उनकी क्रिकेट को देखा है। यही मुल्तान टेस्ट मैच था, यही राशिद लतीफ़ साहब कप्तान थे, इंजमाम ने जिस तरह से यासिर अली के साथ मिलकर और उमर गुल के साथ मिलकर मैच निकालता अगेंस्ट बांग्लादेश, इसी किस्म की बैटिंग की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। देखिए इंजमाम की वो इनिंग तो खैर कोई नहीं भूल सकता, मैंने भी बड़े शौक से वो देखी थी इनिंग, लेकिन इंजमाम अलग है और आगा सलमान या कोई भी बात उनकी सही है ना अली रशीद साहब, बिल्कुल ठीक, इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं। आगा सलमान की जो अप्रोच थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन आगा सलमान के पीछे अगर आपने कुछ लड़के मिस तो नहीं किए ऐसे जिनमें ये अप्रोच आप समझती हैं कि हो सकती थी, जैसे फवाद आलम, जैसे असद शफीक तो 70 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेल चुका है, क्या वो होते तो शायद बेहतर होता। खैर वो ये तो हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ होती है और आपका करंट डेटा एक अलग चीज़ होती है। डेटा और एक्सपीरियंस से फंस गए हैं हमारे चीफ सेलेक्टर या पाकिस्तान क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है, मुझे लगता है डेटा पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज है इनका, वरना अगर डेटा देखकर उठाना है
तो आपको इन बॉलर्स का रिप्लेसमेंट तो कोई और मिलता फर्स्ट क्लास से। अगर आप उनका डेटा देखते तो आप नसीम शाह को नहीं खिलाते। नसीम शाह ने शायद कोई 28 के करीब फर्स्ट क्लास खेले हैं, जिसमें से 14 उनके टेस्ट मैचेस हैं, तो 14 ही फर्स्ट क्लास वो खेला है। हारिस रऊफ ने 9 फर्स्ट क्लास खेले हैं, जिसमें एक टेस्ट है, यानी सिर्फ 8 फर्स्ट क्लास मैच खेलकर वो आया, और उसमें भी पूरे दिन ग्राउंड में नहीं रहे हो। बिल्कुल। और मैं अब चले ये बात मैं कर देता हूँ कि हारिस रऊफ का मैं बताऊँ आपको, पहला सीजन जब था, ये जो रीवैम्प सीजन हुआ है जिसमें मोहम्मद वसीम उस टीम के कोच थे नॉर्दर्न के, और हम दोनों ही कमेंट्री में थे, दोनों थे। क्या बात आई थी वहाँ पे, हारिस रऊफ फर्स्ट क्लास खेलने नहीं आए, और मोहम्मद वसीम में ये जरूरत उस वक्त नहीं थी कि वो उनको बुला लें या उनको डिसमिस कर दें या उनकी शिकायत कम अज़ कम। अली ये बात हमारे आपके सामने हुई थी, 2019 की बात है। तो ये हाल है, खिलाड़ी खेलना नहीं चाहता फर्स्ट क्लास, उसको आप ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। वो लोग जो फर्स्ट क्लास से मेहनत कर रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं इस सीज़न पे, देख लें, उनको आपने छोड़ दिया। अच्छा मैम, आपको लगता है कि टीम में एक सेल्फिश अप्रोच का एक उनसर सा नजर आता है? हर आदमी सोचता है कि मैं रन्स करूं, नंबर 1 बैटर बन जाऊं, नंबर 1 बॉलर बन जाऊं। टीम का जो गोल है वो कहीं पीछे रह गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो डायनामिक्स है ना, इनको समझने के लिए हमें वो जो इनसिक्योरिटीज हैं उनको जरूर समझना चाहिए, जो क्रिकेट चलाने वालों के अंदर भी मेरा ख्याल है, और क्रिकेट खेलने वालों के अंदर तो बहुत ज्यादा छुपी हैं। क्योंकि देखिए कसूर उनका भी, प्लेयर्स का भी नहीं है। हमारा निज़ाम ही ये है कि एक बंदा किसी भी वजह से अगर उसको टीम से निकलना पड़े, चाहे इंजरी की वजह से, चाहे किसी और वजह से, आबिद अली भी उसकी एक मिसाल है, तो उसके बाद उसका वापस आना मुश्किल हो जाता है। और माशाल्लाह से मैं क्या कहूँ, मैं इतनी इज्जत करती हूँ सकलैन की, मगर जो उन्होंने ये गुफ्तगू अभी दोबारा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि जाहिद को इससे खिलाया कि वो बेचारा टीम के साथ 2 साल से बैठा था, और सलमान भट्ट ने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये क्यू में कोई बिजली का बिल तो नहीं जमा करा रहे ना कि आपने उसको क्यू वाले को पहले खिलाना है। आपको तो ये देखना है कि सब टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, आपने उसके मुताबिक उस प्लेयर को रुथलेसली ऑनेस्ट होके आपने उसको खिलाना है, देखना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अजीब सी हमारे यहाँ चीजें हैं, बड़ी हौच पौच सी। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक आप मेरिट पे बात नहीं करेंगे और रुथलेस होके करें। मुझे बहुत पसंद आई ये बात कि अजहर अली को ड्रॉप किया गया है, इस वजह से कि देखिए अब ये जो अब टीम है ना, इसमें 1-2 प्लेयर्स आगे पीछे जो भी करके आपको ये अपने यूथ को, इस वक्त जो टीम है इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, और जो इनके अंदर कमजोरियां हैं उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। अब हर एक का एक अपना वक्त होता है, वो भी अपना प्राइम टाइम जो है वो अजहर भी क्रॉस कर चुके हैं। बहुत भी हुआ खींच तान के तो आप 1-8 साल और खेलेंगे, मगर वो कोई इतना मुनासिब नहीं होगा। देखिए जगह बनी तो हमारे पास सऊद शकील जैसा प्लेयर आया जिसके लिए हम इतने, और फिर उस्मान सलाउद्दीन है, इतने प्लेयर हैं जो अब ऐसा आसिफ डोमेस्टिक में मौजूद हैं, ये प्लेयर्स को कब मौका देंगे? सऊद को आपने मौका दिया, डोमेस्टिक के परफॉर्मर को, उसने परफॉर्म किया। अबरार को मौका दिया आपने, अबरार को परफॉर्म किया। आप जबरदस्ती व्हाइट बॉल के प्लेयर को क्यों टेस्ट क्रिकेट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं? कामरान गुलाम अभी लाइन में बैठा हुआ है, उसको मौका भी देके, उसको भी मौका देके देख लें। मैं तो पता नहीं कितने अरसे से ये बात कह रही हूँ अपने चैनल पे भी और हर जगह जहाँ मौका मिलता है कि भाई आपके पास 3 जो है वो जगहें हैं, आप वनडे खिलाएं, आप टेस्ट खिलाएं, आप ये 3 मुख्तलिफ आप क्यों नहीं, अगर आपके पास एक सरप्लस प्लेयर्स हैं और उनकी एज निकल रही है, उनका वक्त जाया हो रहा है, तो आप उनको, जरूरी नहीं है कि एक ही टीम जो है वो तीनों फॉर्मेट्स खेले, कहाँ लिखा है ये? आप उसको चेंज करते रहिए। आप जो व्हाइट बॉल के प्लेयर्स हैं उनको लेता है कि जो टेस्ट के लिए तो आपको अरबी मैम कश्मीर प्रीमियर लीग में आसिफ ने और हमने बड़े करीब से कामरान गुलाम को देखा है, जिस तरह से वो डाइव लगा रहे थे, जिस तरह से बॉलिंग में एफर्ट करते हैं, इस तरह बैटिंग में वो इंटेंट अपना शो करते हैं। आसिफ क्या कहें, जब ये मैच में जो बात की है कि कामरान गुलाम जैसे प्लेयर, उस्मान सलाउद्दीन जैसे प्लेयर, सऊद शकील, कई सऊद शकील हमने जाया कर दिए हैं। देखिए ये तो पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। इससे आगे की मैं बात करूंगा जो आलिया ने की। रमीज राजा साहब ने अभी कहा कि मैंने बाबर को कहा था कि T20 के प्लेयर इसमें रखें, तो वो तो टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल ख़त्म ही करने की बात करें। यानी फर्स्ट क्लास का परफॉर्मर वो बॉलर जो सिर्फ टेस्ट मैच का बॉलर है, जैसे बहुत सारे नाम हैं, नाम लेकर इस वक्त मैं नहीं फेवरेटिज्म शो करना चाह रहा, लेकिन बॉलर भी अलग होता है टेस्ट मैच का, जैसे जेम्स एंडरसन है, जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड है। बैटर भी अलग होता है टेस्ट मैच का, जिसको समझ होती है सिंगल कहाँ निकालना है, अपने थोड़ी सी मदाखलत करना जी श्योर, माजरत के साथ। श्योर आसिफ, मेरा ये ख्याल है कि ये जो रमीज का स्टेटमेंट है ना, इसको हमने थोड़ा सियाक व सबाक से हटके, जिसको कहते हैं ना, वो वाली बात समझी है। उनका पॉइंट ये है, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जिस तरह हैरी ब्रूक्स जो है वो T20 का प्लेयर था,
इन्होंने टीम में डाले ना, इन्होंने अप्रोच चेंज किया इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह, तो वो ये कहना चाह रहे हैं गालिबन कि जो प्लेयर ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शॉट्स खेलने से डरे ना और अपने शेल में ना रहें, ऐसे प्लेयर्स को तरजीह दी जाए। मगर वो ये पॉइंट मिस कर रहे हैं कि हैरी ब्रूक या दूसरे जो ब्रिटिश प्लेयर्स हैं उनकी जो बेस है वो कितनी स्ट्रांग है कि वो हमारी कंडीशन में आके भी 100 कर जाते हैं। ठीक, लेकिन मैम एक और पॉइंट भी मिस कर रहे हैं, एक और पॉइंट भी मिस कर रहे हैं नबी जायद साहब, क्योंकि उनको हर मामले में मदाखलत करने की आदत है। वो ये भी मिस कर रहे हैं कि जो उनका जो कोच है वो है मैककलम, जो आईपीएल की जो पहली सेंचुरी थी, 23 सेंचुरी थी वो बनाई, T20 क्रिकेट का शॉर्टर वर्जन का एक बड़ा नाम है। हमारा जो बैटिंग कंसल्टेंट है मोहम्मद यूसुफ, इनको तो T20 में खिलाया ही नहीं जाता था, अगर आपको याद हो, जिसकी वजह से नाराज हो गए, आईसीएल खेलने चले गए थे। तो ये भी बड़ा एक फर्क है अप्रोच का जो दोनों के कोचेज में है। अली देखिए, अली मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मैकलम है ये लाहौर कलंदर के साथ भी आए थे कोच, याद है ना आपको? जी जी जी। तो क्या हुआ कि उन्होंने यही अप्रोच यहाँ रखी थी। तो पॉइंट समझने का ये है कि अप्रोच ठीक थी लेकिन स्किल का प्रॉब्लम था। Exactly. हमारे प्लेयर जो हैं वो उस लेवल के प्लेयर नहीं हैं कि वो इस तरह अपनी शानदार शॉट्स भी खेलें और अपनी विकेट भी बचाएं। वो जब वो तेज मारने जाते हैं तो वो आउट हो जाते हैं, ये वाला पॉइंट था जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ा फेलियर हुआ लाहौर कलंदर के साथ। वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। तो हम भी इस चीज को समझें कि हमारी टीम जो है वो उस तरह से नहीं खेल सकती जिस 6, 6.5, 7 की रन रेट से जिस तरह इंग्लैंड ने टेस्ट मैच खेला है। लेकिन हमें जरूरत इस चीज की है कि हम अपनी अप्रोच चेंज करें, लेकिन उसके लिए आपको पहले क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। अच्छा मैम, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन क्विकली मुझे 2 क्वेश्चन के जवाब मैं एक साथ ही कर देता हूं, दोनों के जवाब देने। आपको मैं जब सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूं या मैं आपको जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखता हूं, आप बड़ी ऑप्टिमिस्टिक नजर आती है, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ नजर आती हैं। कुछ नेगेटिविटी में से भी आप पॉजिटिव चीजें उसमें से निकाल लेती हैं। लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि क्रिकेट बोर्ड ने इतना ज्यादा मैस कर दिया है कि आप जैसी पॉजिटिव जो पर्सनैलिटी वो भी थोड़ी शाकी सी हो गई है रिजल्ट देख के। और दूसरा भी इंडिया का जो एपेक्स कमेटी का इजलास उन्होंने तलब कर लिया है, इंडिया की क्रिकेट को आप किस तरह देख रही हैं? दोनों क्वेश्चन एक साथ जवाब दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं नेगेटिव नहीं समझ रही कि मैं कोई नेगेटिविटी निकाल रही हूँ या नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आप भी थोड़ी शाकी हो गई है, शाकी इस सेंस में कि जो रिजल्ट है वो हस्बे मंशा नहीं आ रहे। देखिए नहीं अली, देखिए बात यह है कि हम तो वॉच डॉग है ना, हम जर्नलिस्ट, हमारा काम ही यही है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे कि हम पिन पॉइंट करें, लूप होल्स के ऊपर बात करें, तो फिर हमारा मकसद क्या है? मतलब मुझे पर्सनल किसी पर अटैक करना मुझे कभी पसंद नहीं है, ना किसी की तनख्वाह से मुझे कोई इंटरेस्ट रहा है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही हो तो वहां पे जहाँ बेहतरी आ सकती है, एक और बेहतरी की बहुत जरूरत है। जिस तरह हमारे स्टेडियम में जो लोग हैं बाहर वो रुलते हैं, चाहे वो पिंडी हो, चाहे मुल्तान हो, चाहे लाहौर हो, हर जगह ही क्रिकेट बोर्ड को इस पर काम करने की जरूरत है। कितने दूर दूर मीलों मील चल के लोग आए और फिर टिकटों पे आप उनसे रसीदें मांग रहे हो, ये सारा बहुत ही मुश्किल है। आप खुद ही इसको किल कर देंगे अपनी क्रिकेट को। मेरा ख्याल है इन लोगों को इन सारी चीजों पर काम करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू अली। नहीं, दूसरा इंडिया में आपका इनपुट लेना है कि जो इंडिया की जो कैप्टनसी की चेंज हो रही है, राहुल कैप्टनसी करेंगे, इंडिया की क्रिकेट को क्या हुआ कि बांग्लादेश से 2 मैचेस हार गए हो? इंडिया की टीम केएल राहुल को उन्होंने भी कप्तान बनाया है। वो पता नहीं, मुझे तो वो इतने कॉन्फिडेंट कैप्टन नजर नहीं आते। और जिस तरह बांग्लादेश से ये अभी हारे हैं, उसके बाद टेस्ट अब उनका शुरू हो रहा है, तो लेट्स सी कि वो किस तरह करते हैं। और उनकी भी टीम मेरा ख्याल है एक क्या कहना चाहिए, एक ऐसे फेज में है जहाँ पे नए प्लेयर्स एडजस्ट हो रहे हैं, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, और वो बहुत अच्छे होने के बावजूद उनके यहाँ कंफ्यूजन नजर आ रही है। तो आई एम श्योर कि एक इंटरेस्टिंग सीरीज जो है वो होगी इंडिया की भी। इंडिया के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, पर राहुल मुझे आई डोंट नो, मुझे उनकी कप्तानी भी और मुझे वो काफी कंफ्यूज भी नजर आते हैं। शायद एक्सपीरियंस के साथ बेहतर होंगे। बाबर भी तो सीख रहे हैं ना अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आलिया रशीद साहबा हमारे साथ मौजूद नहीं और बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अब थोड़ा सा गुफ्तगू को शिफ्ट करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर के। जिस तरह इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो वनडे सीरीज हुई, वहाँ पे बांग्लादेश ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और रोहित शर्मा जो है वो अब बाहर हो गए हैं कि अपनी इंजरी की वजह से, और केएल राहुल जो टेस्ट में कैप्टनसी करेंगे। आसिफ, ये जो इंडिया की क्रिकेट है इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि बांग्लादेश ने 2 बैक टू बैक मैचेस भी उनको हरा दिए और रोहित शर्मा जख्मी भी हो गए, अब टेस्ट मैच है बांग्लादेश से, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, अभी जो वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस रही, उसका जो जिम्मेदार ठहराया था, बहुत सारे पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर से मेरी बात हुई, आकिब जावेद से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि आईपीएल
में जिस म्यार का क्रिकेट खेलते हैं वो इतनी म्यारी नहीं है जितना PSL या दूसरी लीग्स हैं। तो इनको दूसरी लीग्स में जाना चाहिए। अपने प्लेयर्स को ये इजाज़त नहीं देते हैं खेलने की T20, किसी और T20 लीग में इजाज़त नहीं देते। उसकी इजाज़त ना देने से ये अपने ही घर में अपने ही पिचेस पे, अब वो आपको इतने बॉलर्स इतने अच्छे नहीं होते मादरत के साथ, ये हमने हर जगह देखा है। तो इनको अगर थोड़ा सा एक्सपोजर, बैटिंग पैराडाइज होती है ना, थोड़ा सा एक्सपोजर दिया जाए इनको तो ये बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि इंग्लैंड ने ये किया था कि अपने तमाम लड़कों को हर लीग में भेजा उन्होंने। IPL भी खेलते हैं, PSL भी खेलते हैं और इंग्लैंड के प्लेयर्स की बड़ी तादाद खेलती है। तो इंग्लैंड ने जो अपना T20 इंप्रूव किया है वो इसलिए किया है क्योंकि हर तरह की पिचेस पे वो खेलने का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो ये एक बड़ी वजह। अच्छा, आपको ये तो लगता है कहीं कि वो जो एक सेंस ऑफ सुपेरियरिटी है कि वो भी जो है इंडिया की टीम को जो है वो थोड़ा सा कॉस्ट कर रही है, क्योंकि जब वो किसी भी टीम के साथ आते हैं तो उनका मीडिया, उनकी आवाम जो है वो इतना बड़ा उसको बना के रख देते हैं कि जी सामने वाली टीम कुछ है ही नहीं। देखिए वो हैं तो सही बड़े, अगर पैसे के एतबार से देखें तो वो सबसे अमीर तरीन बोर्ड है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी मेंटेलिटी इस तरह की है, कुछ लोगों की बहुत अच्छी है, कुछ लोगों की ऐसी है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको। लेकिन ये खेल के एतबार से वो बड़े प्लेयर्स भी तो पैदा कर रहे हैं ना। आप देखें रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर थे, उनसे पहले गंगुली थे, धोनी थे। उनके यहाँ भी कप्तान भी अच्छे आ रहे हैं, आए हैं ओवर दी एज बहुत जल्दी। ये भी था ना, ग्रूम कर रहे हैं वो, ये तो नहीं कर रहे कि सिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कप्तान ऐसा उनके यहाँ सिस्टम ये है कि गंगुली से अगर आप देख लेना, गंगुली के अंडर धोनी, धोनी के अंडर कोहली, कि एक सिस्टम है जिसके तहत वो कप्तान ग्रूम करते रहे। हमारे यहाँ ये होता है कि कप्तानी से बाहर होता ना बंदा तो टीम से ही बाहर हो जाता है। ये बड़ा अलमिया है हमारा। ठीक है, बांग्लादेशी क्रिकेट को किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह बांग्लादेश अभी T20 से बाहर हुआ, लेकिन हमने देखा फिर उन्होंने महमूदुल्लाह रियाद को लिया, अपनी गलतियों से उन्होंने सबक सीखा। देखिए नतीजा ये बता रहा है कि उन्होंने सबक सीखा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स उनके चले गए, जिसमें वो लेफ्ट तमीम इकबाल है वो चला गया। उसके अलावा भी उनके फास्ट बॉलर जो कप्तान थे मुशरफी मुर्तज़ा वो भी चले गए। मुशफिकुर रहीम भी शायद नहीं है, मुशफिकुर रहीम खेले वो तो खैर एक्सपीरियंस है, चलो वो खेलें। लेकिन उनकी भी टीम रीबिल्डिंग फेज में है, उनके यहाँ भी मसाइल हैं, उनके क्रिकेट बोर्ड के भी मसाइल हैं। लेकिन वो बाबुल जो उनके हैं, जो गुज़िश्ता 20 साल से वो उनका एक स्ट्रक्चर है वहाँ पर क्रिकेट बोर्ड का, जो 20 साल से उनके हाथ में है। तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया था और उसके बाद उनके यहाँ मुस्तफीज वगैरह काफी ज्यादा तो बड़ा अच्छा सेटअप है उनका। स्कूल क्रिकेट भी होती है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी होती है, बहुत अच्छा सिस्टम है बांग्लादेश का। लेकिन उस तरह के प्लेयर्स नहीं आते या कंबाइन होकर नहीं खेल पाते, वो उसकी वजह है। लेकिन ये चीज़ अच्छी हुई है उनके रिसेंटली जो इंडिया से जीते हैं। ठीक है, हम आसिफ खान से बात कर रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया के हवाले से, लेकिन अब जो बार बार जो तब्दीली होती है कप्तानों के हवाले से वो भी ज़रा बात करेंगे। ये जो इंडिया ने पूल अपने खिलाड़ियों को बहुत बड़ा बना दिया, इसके हवाले से क्या कहेंगे? कि कभी हार्दिक पांड्या को कप्तान बना देते हैं, शेखर धवन जैसा प्लेयर टीम से बाहर है। इससे भी आपको नहीं लगता कि प्लेयर्स के दरमियान एक वो जो सेंस आ जाती है कि जी कितना ही परफॉर्म कर लो, किसी न किसी बहाने से हम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पूल इतना बड़ा कर दिया है। देखिए पूल बड़ा इतना है कि एक ज़माने में, अभी रिसेंट की बात है, इंडिया की 2 टीम्स 2 जगह खेल रहे थे, वो आपको याद होगा। जी। और दूसरा उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि 37 टीम्स हैं वहाँ पर। उसके अलावा उनके ग्रेड्स हैं टीम्स की, ग्रेजुएशन के ग्रेड्स हैं। तो फर्स्ट क्लास सिस्टम रणजी ट्रॉफी इतने अरसे से हो रही है, बहुत मजबूत सिस्टम है। सिर्फ रणजी ट्रॉफी नहीं, वनडे क्रिकेट की ट्रॉफी अलग होती है और T20 क्रिकेट की ट्रॉफी अलग होती है। उसका नाम मुश्ताक अली ट्रॉफी उसका नाम है, दियोदर ट्रॉफी बहुत सारी वनडे वाली है। तो ये तो फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए का उनका सिस्टम बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया मुल्क बहुत बड़ा है ना, स्टेट की टीम्स हैं, सब कुछ है। लेकिन जितनी आबादी है उसको वो केटर करने की काबिल है। 37 टीम्स माने रखती और वहीं से मेरे प्लेयर निकल रहे हैं। हाँ, माने रखती है। उसके अलावा उनकी और भी उनके डिपार्टमेंट्स भी हैं इंडिया में। रेलवे कंटिन्यू रणजी ट्रॉफी खेलता है जब से रणजी ट्रॉफी। अच्छा आसिफ, एक मुझे इसको ब्रेक कर लेना होगा, समअप करूंगा। लेकिन अभी जो रमीज राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे प्लेयर्स का पूल कम है, रेड बॉल में हमारे पास बॉलर अवेलेबल नहीं है, तो प्लेयर्स तो आप खुद कम कर रहे हैं। नहीं, जब पूल आप कम करें, अगर आप इंडिया को फॉलो कर लें, इस तरह आप भी कह रहे हैं, मुझे भी मालूम है कि टीमें जो है वो 37 के करीब ऑलमोस्ट टीम है, तो उन्होंने पूल बड़ा किया तो प्लेयर मिल रहे हैं ना, आपने खुद ही तो कम किया है और आप खुद ही शिकवा भी कर रहे हैं। ये तो बात ही ऐसी है ना कि मतलब ये तस्लीम नहीं करेंगे इस बात को कि क्रिकेट कम करने से वो जो आप सिस्टम लेकर आए हैं 6 टीमों का, इस सिस्टम ने आपको क्या दिया बताइए मुझे? कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर आपको निकला है? बाबर आजम आपका नंबर 1 प्लेयर है 2012 से
का वर्ल्ड कप भी खेला है वो। उसके अच्छा, मैं बाबर आजम पे आता हूँ, जरा ब्रेक ले लूँ। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बाबर आजम पे बात करेंगे। बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर है। पाकिस्तान टीम को क्या फायदा है, क्योंकि हर मैच के बाद तो हम गलतियों से सबक सीखने का रोना पीट रहे होते हैं। हर मैच के बाद जो है हम ये सोच रहे होते हैं कि जी पार्टनरशिप नहीं लगी, 15-20 रन शॉर्ट रहे, यही सबक हम सुनते आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर 1 ऐसे नंबर 2 का फिर क्या फायदा है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद गुफ्तगू करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर और एनालिस्ट आसिफ खान से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहब से। आसिफ खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। आसिफ ने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया था आलिया रशीद साहब से कि तीसरे टेस्ट मैच में क्या जो है वो जगह बनती है सरफराज की, शान मसूद की, जिस पर उन्होंने कहा कि नंबर 3 पे शान मसूद को खेलना चाहिए। इसी मुद्दे पर बात की है शाहिद खान आफरीदी ने एक तकरीब में। क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। नो डाउट इंग्लैंड की टीम जो है वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है। वो एक माइंडसेट के साथ खेल रही है। जो अगर आप उनके कोच की बात करें, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर पहले रह चुका है, एग्रेसिव उसका एटीट्यूड हमेशा से, उसी तरह टीम खेल रही है। कप्तान बहुत तगड़ा है, फैसले बहुत अच्छे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के अंदर जो फर्क है वो फिनिशिंग का फर्क है, जो कि मैं समझता हूँ कि फिनिशिंग इंग्लैंड की टीम को बेहतर तरीके से आती है, जिसकी वजह से वो टॉप टीमों के अंदर शामिल है कि आपको आपकी कंडीशन, आपकी पिचेस के हिसाब से भी आपको हरा के जा रही है। आखिरी टेस्ट मैच है, मैं समझता हूं कि वो लड़के जो बाहर बैठे हुए, खासतौर पे सरफराज अहमद, इसके अलावा शान मसूद, उन प्लेयरों को चांस देना चाहिए, क्योंकि अब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर हो गए। तो प्लीज जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, उनको मौका देना चाहिए। देखिए, आप डोमेस्टिक क्रिकेट का अगर सीजन उठा के देखेंगे ना, तो उसमें 4 दिन में या 3 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं। तो क्या वहां पे विकेटें बनाए, वहां की विकेटें डिफरेंट है, वही मिट्टी है, वही सारा कुछ है। बात यह है कि बनाते कैसे हो पिच। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में पिचेस बनती नहीं है, बनाना नहीं आती, बिल्कुल आती है। डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर रिजल्ट्स आते हैं 3-3, 4-4 दिन के अंदर, तो कहीं पे भी आप पिच बना सकते हो। डिपेंड करते बना के आ रहे हैं आप। जी जनाब, आपने सुना बूम बूम आफरीदी को कि इंग्लैंड का कप्तान तगड़ा है, वो दुरुस्त फैसले कर रहा है, और हमारे कप्तान अभी तक सीख ही रहे हैं। हमारे जो कोचेज हैं वो भी सीख रहे हैं, हम ये सब सीख रहे हैं, और हम सब जो है वो सीख रहे हैं इनको देख देख के। ओ यार, कैसी बातें करते हैं। देखो, हमारे यहाँ जो ना जो अपॉइंटमेंट्स होती है ना, वो मेरिट पे नहीं होती। क्या सकलैन मुश्ताक मेरिट पे आए? मतलब सकलैन ने इससे पहले कहाँ हेड कोच थे सकलैन? सही। क्या मिसबाउल हक इससे पहले मेरिट पे आए थे? ना सब ये वो सही है। क्या यूसुफ माशाल्लाह बहुत बड़े बैट्समैन थे, मेरे वन ऑफ माय फेवरेट्स। लेकिन यूसुफ भाई थे एकेडमी में, उनको उठा के आपने टीम के साथ लगा दिया। तो यूनुस खान को हटाना था ना। तो ये तरीका, और फिर उसके अलावा जो क्रिकेट बोर्ड का ऊपर से अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो भी आपको मालूम है। अच्छा, अभी जो शाहिद आफरीदी ने बात की है कि उनका कप्तान अच्छा है, तगड़ा है, दुरुस्त फैसले कर रहा है, तो हम तो डोमेस्टिक से ही अप्रोच लेकर आ रहे हैं। भी आप भी बात कर रहे थे, हम भी कवर करते हैं डोमेस्टिक के मैचेस के, तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक में इस दफा 31 मैच हुए हैं फाइनल मिला के, तो 17-18 के 20 मैचेस तो ड्रॉ हुए हैं, और पिंडी की पिच पे ड्रॉ हुए हैं, मुल्तान में ड्रॉ हुआ, उसके अलावा भी कई जगह पे हुआ। लेकिन ये पिचेस की कंडीशन, पिचेस का रोना असल में वसीम खान ने शुरू किया था। पिचेस सही नहीं है, पिचेस सही नहीं है। इस मुल्क में क्रिकेट हो रही है 1952 से, तब तो पिच का किसी ने रोना नहीं रोया। हर मुल्क का एक मौसम होता है, हर मुल्क की एनवायरनमेंट होती है। पाकिस्तान में मैंने 4 सूबों में ट्रैवल किया है, 4 सूबों के जो सेंटर्स हैं उन पे मैं गया हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ कि कोयटा के बुगटी स्टेडियम से अच्छी पिच है ही नहीं कहीं, पूरे पाकिस्तान में नहीं। और इसी रावलपिंडी को, जिसको 2 डीमेरिट पॉइंट दिए गए, इसी में अगर आप जाएं इस्लामाबाद में, जो उसके बिल्कुल एडजेसेंट है, तो डायमंड की पिच कैसे भी अच्छी है, बेहतरीन है। मैं कहूँगा डायमंड की पिच में भी वो बाउंस है और जान है, और कोयटा के जो अयूब स्टेडियम है उसकी पिच के अंदर भी जान है। बुगटी स्टेडियम जो कोयटा का, इवन आसिफ, अभी राशिद लतीफ साहब ने जो इस्लामाबाद क्लब बनाया है, उसमें जो ग्राउंड बनाया है, उसकी पिच बहुत लाइवली पिच है। बिल्कुल है, क्योंकि टीम ने वहाँ प्रैक्टिस भी की थी। अभी जो टीम अजहर के सर पे बॉल लगा, तो इसका मतलब है लाइवली पिच है। अच्छा, अजहर का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आपके? अजहर को प्रोलॉन्ग करेंगे, उनको 100 टेस्ट खिलाने की जो कहानी है, क्या आपको लगता है मुकम्मल हो सकेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। अजहर अली का जिस तरह से कॉन्फिडेंस उनका शेक किया गया है, शेक हुआ है उनकी परफॉर्मेंस की बाइस, तो अजहर अली को अब खुद फैसला करना होगा। अजहर अली इतना खेले हैं पाकिस्तान के लिए, मैं कौन उनको मशवरा देने वाला, लेकिन ये कि उनको खुद ही फैसला कर लेना चाहिए अपना। ठीक है, चले इंडिया तो मशवरा दे सकते हैं ना, इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को मेरा कंसर्न ही नहीं है इंडिया जी, क्यों इतना डिक्लाइनिंग आ रहा है?
करते रहे वो। मैं समझता हूँ कि आईपीएल की वजह से उनके वर्ल्ड कप पे डिक्लाइन आया। अपने लड़कों को उनको चाहिए कि वो बंद करके ना रखें, मुख्तलिफ लीग्स में भेजें। पीएसएल में भले ना भेजें, कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरी लीग्स में भेजें, वो अच्छे हो जाएंगे। अच्छे तो हैं लेकिन और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आले रशीद साहबा ने भी आज के शो को जीनत बख्शी, रौनक बख्शी। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।